वक्त है लोकतंत्र के महापर्व का, लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, चल रहा है, रोड शो हो रहा है। कहीं जुमलेबाजी हो रही है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई है और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबरें कौन सी हैं आपको दिखाते हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखिए। सैम का शर्मनाक बयान। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षियों से, विरोधियों से तो घिर ही रहे हैं सैम पित्रोदा, अपनों से ही घिर गए हैं सैम पित्रोदा, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा दिया है। क्या कुछ कहा है सैम पित्रोदा ने, विस्तार से उस पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी खबर है मोदी का राहुल पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर वार किया है और इस बार जिक्र किया है उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जब अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर बरसे हैं पीएम मोदी। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आपको बताएंगे विस्तार से लाउड स्पीकर में। तीसरी बड़ी खबर है दक्षिण से मोदी की दहाड़। दक्षिण में, साउथ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। 400 पार का नारा है तो साउथ में भी मजबूती दिखानी होगी, मजबूत होना होगा। इसे गंभीरता से समझते हैं पीएम मोदी। दक्षिण लगातार जा रहे हैं, तेलंगाना पहुंचे थे, वहां पर कांग्रेस को घेरा है। क्या कुछ कहा है दक्षिण से प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी आपको हम बताएंगे। चौथी बड़ी खबर है मंदसौर में मोहन। मंदसौर वो इलाका है जहां पर चौथे फेज में, आखिरी फेज में वोटिंग होनी है मंदसौर में, मालवा निमाड़ में। और इसी क्षेत्र से आते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पहुंचे थे, कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है। चलिए शुरुआत में बात करेंगे सैम पित्रोदा की। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा जिस पर विवाद हो गया, बवाल हो गया। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चाइनीज जैसे लगते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लगते हैं और पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय लोग गोरे होते हैं। हाल ही में सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी की थी। पित्रोदा के उस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था। भारत के लोगों पर सैम पित्रोदा ने यह बयान एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिया है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. उधर सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर प्रधानमंत्री मोदी बेहद गुस्से में दिखे। पीएम ने तेलंगाना के वारंगल में राहुल गांधी से इस मामले में जवाब मांगा है। पीएम ने कहा है, मैं बहुत गुस्से में हूं, ये अपमान देश नहीं सहेगा। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी।
तो सैम पित्रोदा के बयान पर भोपाल से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के पास ना तो भारतीय सोच है ना ही भारतीय ज्ञान है। कांग्रेस के पास सैम पित्रोदा जैसे नेता होना दुर्भाग्य की बात है। सुनिए। देखिए, सैम पित्रोदा जो है वो भारत की तुलना हर हमेशा देशद्रोही मानसिकता से करता है और उसके भारतीय ना तो भारतीय उसके पास साहित्य है ना भारतीय उनका पास सोच है। और यही कांग्रेस का दुर्भाग्य कि कांग्रेस के पास जो भी लीडरशिप है ये विदेशी मूल के भाव की लीडरशिप है। हम वो भारतीय हैं, हम में रंग भेद के भेद नहीं है। और कांग्रेस इस देश के अंदर फूट डालो, राजनीति करो कि मकसद से राजनीति कर रही है। कभी वो गोरे काले के आधार पर लड़ाती है, कभी भाषा के नाम पर लड़ाती है, कभी जाति के नाम पर लड़ाती है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाती है। क्योंकि कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजी मानसिकता आज भी है। सैम पित्रोदा ने बयान ही ऐसा दिया है कि विरोधी उन पर हमलावर तो है ही, बीजेपी उन पर हमलावर तो है ही, कांग्रेस पार्टी भी उनका साथ नहीं दे रही है। सैम के बयान पर चौतरफा घिरी कांग्रेस ने किरकिरी होता देख बयान से किनारा कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा की टिप्पणी अत्यंत गलत और अस्वीकार्य है और कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। ये जयराम रमेश का ट्वीट है, ये देखिए। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, पहली बार ऐसा नहीं है कि सैम पित्रोदा ने विवादित बयान दिया हो। ये बड़ी परेशानी है, क्या कहें, मुसीबत है, समस्या है कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस के नेता लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन समय ऐसा है लोकसभा चुनाव का, कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है कांग्रेस पार्टी को। देखिए सुमित, अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं कि इस पे कांग्रेस के नेता भी बहुत ही परेशान हैं। मेरी भी बात हुई कुछ कांग्रेसी नेताओं से, वो बिल्कुल इससे खुद को किनारा कर रहे हैं और इस पे बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। और सीधे सीधे तौर पे वो सैम पित्रोदा को एक तरह से कहा जाए कि इस पूरे चुनाव के दौरान एकदम मैच जो विलन होता है मैच का, उस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी जो करीबी है, जो नज़दीकी है, वो है गांधी परिवार के साथ, इसलिए कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है। जयराम रमेश जो है वो राहुल गांधी के करीब है, इसलिए उन्होंने ट्विटर पे साफ साफ लिख दिया और पार्टी की तरफ से एक लाइन दे दी, इससे हम खुद को किनारा कर लेते हैं। लेकिन वही कहावत है कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। उस बीच में सैम पित्रोदा की तरफ से ऐसा बयान आता है जो न सिर्फ भारतीय होने के लिए, जबकि भारतीय लोगों के उसके रंग रूप आकार को लेकर के एक तरह से नस्लीय टिप्पणी है। और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम, जिसको ये नहीं मालूम कि इससे उनकी पार्टी की क्या छवि होगी, चुनाव में कितना डैमेज होगा। तो जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि इनको भारतीयता का, सभ्यता का कोई इनको अंदाजा ही नहीं है, ये अंग्रेजी मानसिकता में पले बढ़े लोग हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और किनारा कर लिया है, पल्ला झाड़ दिया है। वैसा ही कुछ गांधी परिवार की तरफ से अगर आता तो अलग बात होती, लेकिन यही तो परेशानी है कि कोई बोलता नहीं है, कोई वरिष्ठ नेता गांधी परिवार से ऐसे मामलों में बोलने से बचता हुआ नजर आता है। अमृत, बिल्कुल, इसको लेकर के खास तौर पे जो सबसे ज़्यादा फजीहत होती है सुमित, वो होती है ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं उनके लिए हो जाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की साइकी क्या है, लोगों के मन में क्या चलता है, लोग भारतीयता को किस तरह से लेते हैं, क्षेत्र को किस तरह लेते हैं। अगर आप किसी आंध्र के आदमी को मद्रासी कह देते हैं तो बहुत ही चिढ़ जाता है और एक गाली की तरह उससे लगती है बात। यहाँ तो सीधे सीधे तुलना अफ्रीका के मूल के लोगों से कर दी गई, यहाँ तो सीधे सीधे तुलना जो है आपको मंगोलियन लुक होने के चलते चीन से कर दी गई, आपको यूरोपियन से जोड़ दिया गया, आप जो है नॉर्थ इंडियन है। तो एक तरीका होता है, अगर किसी चीज को ट्रेस किया जाता है, जीनोम्स ट्रेसिंग होती है, जेनेटिक्स बतानी होती है, वो एक अलग भाषा शैली अलग तरीके से बताई जाती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों की अस्मिता और उनके जो सभ्यता है उसके ऊपर अटैक है, एक रेशियल टिप्पणी है, गाली की तरह है। अब इस मामले में जो है अगर कहा जाए चुनाव का दौर चल रहा है और इसमें जो है एक बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री ने जब खुद ही कह दिया, बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। क्या कांग्रेस को नुकसानदायक होगा, कांग्रेस को क्या डैमेज करेगा, ये बयान देखने वाली बात होगी। अमृत, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते अब तेलंगाना की सभा से पीएम मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा
कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुए हैं, उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। पीएम मोदी ने इसी पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि उन्हें अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए इन उद्योगपतियों से कितना माल मिला, क्या वो बताएंगे? मतलब राहुल गांधी बताएंगे? पीएम मोदी ये सवाल पूछ रहे हैं। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। उधर पीएम मोदी के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल आए दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। पीएम ने अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। यह बयान है प्रियंका गांधी का, सुनिए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ इनकी गांठ है। इससे पहले राहुल गांधी ही उद्योगपतियों का नाम लेकर निशाना साधते थे पीएम मोदी पर, बीजेपी पर, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच से उद्योगपतियों का नाम लिया है और कांग्रेस से राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपना उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। आकाश आनंद को मिली जिम्मेदारी सिर्फ 5 महीने में ही वापस ले ली गई। आखिर क्या है इस फैसले की वजह, इस रिपोर्ट में देखें। दिसंबर में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन महज 5 महीने के भीतर ही मायावती को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को एक्स पर बयान जारी करके आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी व मूवमेंट के हित में पहले की तरह ही अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात भी कही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर आनंद कुमार को हटाने का ऐलान किया। मायावती लिखती हैं कि पार्टी में श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद ने जिस तरह से सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने उत्तेजित हो गए कि उनके मुंह से अपशब्द भी निकल गए। आकाश आनंद की यही गलतियां अब उन पर भारी पड़ी हैं और अगर मायावती की लिखी बातों को और ज्यादा डिकोड किया जाए तो उन्होंने सीधे सीधे आकाश आनंद को अपरिपक्व बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, मतलब चुनाव खत्म, जिसके बाद अब सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया, अच्छा मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि हम सभी 11 सीटें जीत रहे हैं।
देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए शहरी क्षेत्र में हुए मतदान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान के कई कारण होते हैं। इसके अलावा उन्होंने भूपेश बघेल के यूपी दौरे पर निशाना साधा है और लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया। सुनिए। तो उत्सव के जैसा होता है, जो चुनाव है, मतदान है, उत्सव के जैसा होता है। सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं। शहर में भी और अधिक मतदान होना चाहिए। यूपी में काबा ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था। तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। दूसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 100 सीटें भाजपा की बन रही थी, इसका आकलन हुआ था। कल पार्टी कार्यालय में सर्वे भी किया गया था और आज शाम तक शायद कुछ और निर्णय आएगा इसमें। अच्छी संख्या के साथ भाजपा का एनडीए जो है वो 400 पार जाने वाला है। तो सबके अपने अपने दावे हैं। जीत के दावों पर चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग हुई है, जैसे हम अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा मतदान हुआ है, वो किस तरफ इशारा करता है? बीजेपी कह रही है कि 11 सीटें जीत रहे हैं हम। देखिए सुमित, अब किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन अब दावों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। और देखिए, मैं 3 पॉइंट में जो है सीएम विष्णुदेव साय ने जो दावा किए 11 की 11 सीटें जीतने के, इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। देखिए सुमित, पहला वजह कि सीएम खुद जो है 70 से अधिक विधानसभाओं में उन्होंने दौरा किया है, लगातार वो जाते रहे, जनता के बीच में जाए, तो उन्हें विश्वास है कि जनता उनको समर्थन करेगी। दूसरा कारण ये है कि देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दौरा ज्यादा हुआ है। करीबन 18 सभाएं जो है पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं ने लिया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 5 या 6 सभाएं हुई हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की। तो यह भी एक बड़ी वजह है जिससे विश्वास है भाजपा को कि इसका इफेक्ट नजर आएगा। तीसरा अगर मैं बात करूं तो सरगुजा जैसे और रायगढ़ जैसे, बस्तर जैसे लोकसभा क्षेत्र में मतदान इस बार ज्यादा हुआ है। सरगुजा में करीबन 80% के लगभग मतदान हुआ है। और अगर सरगुजा की मैं बात करूं तो 14 विधानसभा क्षेत्र। अनमोल, हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी वहां पर ऐसा माहौल नहीं बना पाई है जैसा बीजेपी ने वहां पर बना लिया जन समर्थन जुटाने के लिए। निश्चित तौर पे सुमित, निश्चित तौर पर अगर माहौल बनाने की बात करेंगे तो भाजपा जो मास्टर स्ट्रोक खेलती है माहौल बनाने में, चाहे पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें। देखिए, 400 पार का नारा दिया गया था और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 11 सीटें हैं, लेकिन इन 11 सीटों के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में इतने कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा कह रही है कि हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। सुमित, ठीक है अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अपने अपने दावे हैं, किसके दावों में कितना दम होगा ये 4 जून को पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से खबर है जहां पर गुंडागर्दी पर उतरी हैं बीजेपी पार्षद। बीजेपी पार्षद संध्या यादव का पोस्टर निकालते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटो रिक्शा चालक को धमकाती भी नजर आई हैं संध्या यादव। ऑटो रिक्शा पर लगा नोटा की अपील का पोस्टर फाड़ दिया उन्होंने। बीजेपी पार्षद संध्या यादव पर कांग्रेस की आपत्ति है। तो बीजेपी के पार्षद संध्या यादव पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। ऑटो पर लगे जो पोस्टर को उन्होंने फाड़ा है गुस्से में, उसको लेकर। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे अब इंदौर का रुख करेंगे। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से लाइव। पुनीत, आखिर माजरा है क्या? संध्या यादव को इतना गुस्सा क्यों आया? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, सवाल बहुत अच्छा आपने उठाया कि सिर्फ संध्या यादव को ही इतना गुस्सा क्यों आया।
दरअसल इंदौर से शंकर ललवानी बीजेपी के प्रत्याशी है, सांसद के लिए वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, और जो संध्या यादव है वो उनकी काफी बड़ी समर्थक है, और संध्या यादव का जो पार्षद का टिकट हुआ था वो भी शंकर ललवानी की मदद से ही हुआ था। ऐसे में जो नोटा का इंदौर में कांग्रेस का मुहिम चल रही है, इस मुहिम से ही नाराज होकर संध्या यादव ऑटो के पीछे लगे नोटा अपील के पोस्टर फाड़ती नजर आई है। ये पोस्टर लगभग 5000 ऑटो पर इंदौर कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें शहर की जनता से वे अपील कर रहे हैं कि नोटा को वोट दे, क्योंकि उनका खुद तो प्रत्याशी है नहीं। जो उनका प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बमता, वो खुद नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को एकमात्र उम्मीद है नोटा से। नोटा के बारे में सुमित मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस बार नोटा का देश में रिकॉर्ड बनने की संभावना भी इंदौर में जताई जा रही है, क्योंकि नोटा का जो रिकॉर्ड है लोकसभा चुनाव में वो बिहार के चंपारण में है, जहां पर लगभग 51,500 नोटा के वोट डले थे। उसके बाद जो सेकंड रिकॉर्ड है कांग्रेस का यही कहना है कि हम नहीं तो कोई नहीं, नोटा के पोस्टर लगा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि जब कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं है तो नोटा की बटन दबाओ। बहुत धन्यवाद आपका पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।